भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, हमने क्विक रिवीजन और स्व मूल्यांकन के पर्पज़ से यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस पर आधारित हिंदी विषय के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़ को शुरू किया है, जिसका कि आज भाग 5 में हम चर्चा करने वाले हैं। भाग 4 पहले आ चुके हैं, तो जिन भी लोगों ने उनको नहीं देखा है, एक बार जाके ज़रूर देखिए। आप अवश्य ही वहाँ पे कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपना मूल्यांकन भी कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, ताकि जैसे ही इसमें नई वीडियो डलेगी इस चैनल पर, आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसका समय पर लाभ ले सकेंगे। पूरा का पूरा खेल दोस्तों, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में समय का ही है, तो समय पर आप लाभ ले पाएंगे। साथ ही ये वीडियो दोस्तों आपके बीच में 8:30 बजे डेली अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको 8:30 बजे स्वतः ही क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। शुरू करेंगे दोस्तों आज की क्लास को, और क्लास के बाद दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। अगर टाइमिंग में कुछ चेंज करना है तो भी आप बता सकते हैं, और जो भी इसमें सुधार की आवश्यकता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास को शुरू करेंगे, और आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सिंपल सा प्रश्न है, फटाफट से इसका आंसर करिएगा। पूछ रहा है दोस्तों, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? विकल्प हैं किशोरीदास वाजपेयी, स्वयंभू, कामता प्रसाद गुरु, भोलानाथ तिवारी। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, स्वयंभू को कहा जाता है दोस्तों क्या, अपभ्रंश का वाल्मीकि, ठीक है। हमने अभी पिछली वीडियो में देखा कि किशोरीदास वाजपेयी को क्या कहा जाता है, हिंदी का पाणिनि। क्या कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि कहा जाता है किसको? किशोरीदास वाजपेयी को। और पाणिनि से हमने ध्यान रखा था कि पाणिनि की एक प्रसिद्ध रचना है अष्टाध्यायी, जो उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी थी, कई बार पूछा जाता है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 2 पूछ रहा है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िए, देखिए, सुनिए और समझिए। पूछ रहा है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ठीक है, पूछ रहे यहाँ पे विकल्प हैं पश्च संवृत, अग्र विवृत, पश्च विवृत, अग्र संवृत। दोस्तों हम थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी से जल्दी समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ यहाँ पे है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो स्वर हैं वो जीव प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ। जीव प्रयोग के आधार पर होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? अग्र, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है, आप सुन के काम चलेगा, ठीक है। तो अग्र हो गया, मध्य हो गया और पश्च हो गया, ठीक है। अग्र, मध्य और पश्च, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में आपकी जीभ का आगे का हिस्सा यूज होता है वो हो जाएंगे अग्र स्वर, जिनके उच्चारण में बीच का भाग यूज होगा वो हो जाएगा मध्य, और जिन स्वरों के उच्चारण में आपकी जीभ का पीछे का हिस्सा प्रयोग होता है उसको बोलते हैं दोस्तों पश्च। अब इनका जो वर्गीकरण किया गया है, जैसे अगर आप अग्र की बात करते हैं तो अग्र में आते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से, अग्र में आते हैं दोस्तों ई ए आई, ठीक है, ये हो गए दोस्तों अग्र। वहीं बात करते हैं मध्य में, तो मध्य में केवल आता है दोस्तों आ, और इसके बाद जितने भी स्वर बचते हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे दोस्तों पश्च, यानी कि पीछे भाग में। तो आपको 2 याद रखने हैं, अग्र और मध्य। अग्र में ई ए आई और मध्य में है अ, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखेंगे यहाँ पे कि जो ऊ है, जो बड़ा ऊ की हम बात कर रहे हैं, वो हो जाएगा दोस्तों पश्च वाले के अंतर्गत है। तो एक तो हमें मिल गया। अब हमें विकल्प में देखना है कि जो ऊ है वो पश्च वाले में है, तो हम इनमें से जहाँ पे अग्र होगा उसको हटा देंगे, ठीक है। तो अग्र कहाँ कहाँ पे है? एक तो यहाँ पे अग्र है और एक यहाँ पे अग्र है, ये हटा दिया। अब बात आती है दोस्तों संवृत है या विवृत है, तो हमें ध्यान रखना है कि मुखाकृति के आधार पर भी स्वर दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब उनके भी क्या क्या होते हैं देखते हैं। एक होता है दोस्तों संवृत, ठीक है, एक होगा संवृत, फिर होगा अर्ध संवृत, ठीक है, यहाँ पे आप सुन के काम चलिए, फिर होगा अर्ध विवृत, ठीक है, और लास्ट होता है विवृत, ठीक है। ये मैंने क्रम में लगा दिया है कि जिन स्वरों के उच्चारण में आपका मुंह जो है वो कम मात्रा में खुलेगा वो हो जाएगा संवृत, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा खुलेगा वो हो जाएगा अर्ध संवृत, फिर थोड़ा सा उससे ज़्यादा अर्ध विवृत, और फिर सबसे ज़्यादा विवृत। तो ये क्रम हो गया दोस्तों। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो जो संवृत है, यहाँ पे संवृत के अंतर्गत आता है ई उ, ठीक है। आप याद करिए, संवृत में है ई उ, इसका मतलब इनके उच्चारण में आपका मुख जो है वो सबसे कम खुलता है। उसके बाद आता है अर्ध संवृत। अर्ध संवृत में है दोस्तों ए और ओ,
ठीक है, ये वाले हैं दोनों अर्ध संवृत में। उसके बाद आता है अर्ध विवृत, इसमें आते हैं दोस्तों अ, छोटा अ हो गया, ऑफिस वाला अ हो गया, और ए और औ ये दोनों के दोनों बड़े हो गए। विपरीत में आता है दोस्तों आ, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मुंह खुलता है दोस्तों वो आ में खुलता है। तो अब हमने क्या देखना है यहाँ पे, जो पूछ रहा है ये ऊ कहाँ पे है, तो ऊ हम देखेंगे अगर, तो ये आ रहा है दोस्तों आपका कहाँ पे, संवृत में। यहाँ पे कौन से थे, ई और ऊ। तो इस प्रकार जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। ये पश्च और संवृत के अंतर्गत है। उम्मीद करता हूँ अब इसको आप समझ पाएंगे। अगर नहीं समझोगे तो एक बार इसको दोबारा सुनेंगे तो शायद आप समझ पाएंगे और इसको क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न में। और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 3, दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, दो विपरीत शब्दों के बीच में जो चिन्ह लगेगा वो लगेगा कौन सा, योजक चिन्ह लगता है। ठीक है, योजक चिन्ह जैसे हो गया, आप देखेंगे लाभ, यहाँ पे डैश लगा देते हैं हम और इसको बोलते हैं हानि। ठीक है, तो ये जो चिन्ह है ना, ये योजक चिन्ह है। ठीक है, इसी की बात हो रही है। उद्धरण चिन्ह की अगर हम बात करें तो उद्धरण चिन्ह को अवतरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उद्धरण का नाम अन्य एक अवतरण भी है। ठीक है, और अवतरण ये जो चिन्ह है ये दो होते हैं, इकहरा और दोहरा। ठीक है, इकहरा चिन्ह वहाँ पे लगता है जब हम किसी को क्या करते हैं, किसी शब्द को विशेष महत्व देने का, जहाँ पे महत्व दिया जाता है वहाँ पे होगा इकहरा। और दोहरे की बात वहाँ पे होगी जब किसी कथन को ज्यों का त्यों हम उद्धृत कर देते हैं। ठीक है, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इस जो वाक्य है इसको दोहरे अवतरण चिन्ह के अंतर्गत रखा जाएगा। और जैसे आ जाएगा कि तुलसीदास महान लेखक थे, तो तुलसीदास को लिखा जाएगा एक इकहरे अवतरण चिन्ह के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार जो यहाँ पे आंसर है दो विपरीत शब्दों के बीच में, ये हो जाएगा दोस्तों योजक चिन्ह। बढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न में। और प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है टिकट घर किन दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना संकर शब्द है? अंग्रेजी प्लस फारसी, हिंदी प्लस अंग्रेजी, हिंदी प्लस फारसी, अंग्रेजी प्लस हिंदी। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा डी, अंग्रेजी प्लस हिंदी। ठीक है, तो टिकट जो है वो किसका होगा, अंग्रेजी का हो गया, और हिंदी जो है वो हिंदी का हो गया, घर जो है वो हिंदी का हो गया। इसी प्रकार हमने पहले देखा था रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी भी सेम है, रेल इसमें अंग्रेजी हो जाएगा और गाड़ी इसमें हिंदी हो जाएगा। दोनों ही शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कई बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान रखिए। बढ़ेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 5 में। और प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द कौन सा है इनमें से? श्रेष्ठ, वर्ण, द्विज या सोम, यानी कि कौन सा ऐसा शब्द है जो इन दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है विकल्प सी, द्विज। द्विज जो प्रयोग होता है ये चंद्रमा के लिए भी होता है और ब्राह्मण के लिए भी होता है। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों आज के छठे प्रश्न में। और छठा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है सीमा कुत्ते से डरती है, वाक्य में कारक कौन सा है? ठीक है, तो कारकों पे हमने अभी पिछले वीडियो में ही चर्चा की है। कारक हिंदी में 8 प्रकार के हैं, उनमें से 4 विकल्प आपके सामने हैं। आपने बताना है कि इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों सीमा कुत्ते से डरती है, इसमें हो जाएगा दोस्तों अपादान कारक, अपादान। तो जिस भी वाक्य में आपको किसी के अलगाव की भावना, डर की भावना, तुलना, समानता, ये भावों का प्रकट होना जहाँ पे आपको दिखाया जाए वहाँ पे सीधा सीधा आप अपादान कारक कर लेंगे। जैसे बार बार पूछा जाता है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे वृक्ष से जो है पत्ते अलग हो रहे हैं, एक अलगाव का भाव है, इसलिए यहाँ पे हो जाता है दोस्तों क्या, अपादान कारक। ठीक है, तो भाव यहाँ पे डर का भाव है, डर यहाँ पे एक भाव हो गया, इस प्रकार यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है आप यह कार्य स्वयं करें, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। तो यहाँ पे आपको आप जो अंडरलाइन किया गया है इसका आपको भेद बताना है। निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था परसों कि पुरुषवाचक के 3 भेद हैं, जिसमें आता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या आता है, अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में मैं हो गया, मध्यम पुरुष में आप लोग हो गए जो सुन रहे हैं, और अन्य पुरुष में हो गया कौन, किसकी बात अभी हम कर रहे हैं, सर्वनाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अन्य हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है आप यह कार्य स्वयं करें, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप यह कार्य स्वयं करें, यानी कि आप वीडियो को
स्वयं शेयर करें। तो यहाँ पे आप दोस्तों ये मध्यम पुरुष है और यह आप जो है ये भी मध्यम पुरुष हो जाएगा। आपसे कन्फ्यूजन होता है निजवाचक से, लेकिन निजवाचक तब होगा जब मैं ये बात अपने लिए करूँ, ठीक है, कि मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा। तो जब मैं अपनी बात करूँगा तब यहाँ पे निजवाचक होगा। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपकी, कि आप यह कार्य स्वयं करें, इसलिए यहाँ पे मध्यम पुरुष हो जाएगा। और मध्यम पुरुष जो प्रकार है दोस्तों, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार है। तो ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि पुरुषवाचक। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 की ओर हम बढ़ते हैं और यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, अभय बड़ा साहसी लड़का है, वाक्य में प्रविशेषण शब्द कौन सा है? अभय बड़ा साहसी लड़का, ठीक है, विकल्प ये हैं आपके सामने, अभय बड़ा साहसी लड़का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने क्या देखा, प्रविशेषण। प्रविशेषण होता है जो विशेषण की विशेषता बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लड़का है, लड़का की विशेषता यहाँ पे क्या है कि वो साहसी है। ये हो गया दोस्तों साहसी, यहाँ पे विशेषण हो गया। और विशेषण की विशेषता क्या है, बड़ा। अगर यहाँ पे कम होता, अगर होता अभय कम साहसी लड़का है, तो यहाँ पे कम हो जाता प्रविशेषण। तो इस प्रकार जो यहाँ पे साहसी है, ये हो गया दोस्तों प्रविशेषण। साहसी सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, साहसी हो जाएगा यहाँ पे विशेषण। ठीक है, और प्रविशेषण हो जाएगा यहाँ पे बड़ा। ठीक है, क्योंकि विशेषण की विशेषता क्या है, बड़ा होना है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक है, लड़का यहाँ पे हो जाएगा विशेष्य। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है, पूछ रहा है मैं पत्र लिखता हूँ, वाक्य में क्रिया का प्रकार कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्रिया का प्रकार आप बताइए। विकल्प हैं अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं पत्र लिखता हूँ, यहाँ पे जो क्रिया है ये हो जाएगी दोस्तों सकर्मक। आपको ध्यान रखना है कि रचना बनावट के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। ये दोनों कौन से हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया वो होगी दोस्तों कि जिस क्रिया के होने का फल कर्ता पर ही पड़ता है, जिसमें कर्म नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे हो जाएगा अकर्मक। कर्मक में आप अगर आ देखेंगे तो आ का मतलब ना हो गया, सा का मतलब हो गया कि होना साथ में। ठीक है, तो जिस वाक्य में कर्म नहीं है वहाँ पे अकर्मक क्रिया। ठीक है, जिस कर्ता के साथ में कर्म नहीं है वहाँ पे अकर्मक क्रिया, और जहाँ पे कर्म है वहाँ पे हो जाएगा सकर्मक। अकर्मक का अगर जैसे मैं बोलूँ तो जैसे राम रोता है। ठीक है, राम रोता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे कर्म नहीं है, ये क्रिया है, रोना क्रिया हो गया और राम कर्ता हो गया। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कर्म है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे है अकर्मक क्रिया। अगर मैं सकर्मक क्रिया की बात करूँ, इसी की बात कर लेते हैं, इसका जो आंसर है वो सकर्मक है। यहाँ पे देखिए आप, तो जो लिखता है, लिखता हूँ का यहाँ पे हो गया है क्रिया। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं है ये हो गया कर्ता, और पत्र यहाँ पे हो गया कर्म, यानी कि यहाँ पे कर्म है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ये टॉपिक अच्छा टॉपिक है, इसको एक बार आप जरूर देखिए, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न में। और आज का अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पूछ रहा है यहाँ पे अन्योन्य आश्रित का अर्थ क्या है? अन्योन्य आश्रित का अर्थ है, विकल्प आपके सामने है, किसी पर आश्रित ना होना, किसी पर आश्रित होना, एक दूसरे पर आश्रित ना होना, एक दूसरे पर आश्रित होना। तो दोस्तों इसका जो हम तोड़ेंगे इसको अगर हम, तो ये हो रहा है अन्य प्लस अन्य और प्लस आश्रित। ठीक है, अन्य प्लस आश्रित। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी अलग देश से आ रखा है, ये भी अलग देश से आ रखा है, ये अन्य है, लेकिन दोस्तों ये एक दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो एक दूसरे पर आश्रित होना, यानी कि अन्योन्य आश्रित। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर है क्या, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एक दूसरे पर आश्रित होना। अन्योन्य आश्रित का अर्थ एक दूसरे पर आश्रित होना। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न में, और प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, पूछ रहा है द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ है। विकल्प हैं बड़ा चढ़ाकर कहना, तुच्छ होना, दृढ़ संकल्प लेना, अत्यधिक विस्तृत होना। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसका सही आंसर है विकल्प डी, अत्यधिक विस्तृत होना। है ना, कोई भी चीज़ अगर कोई बड़ी विस्तार में है, विस्तृत है, तो उसको हम बोलेंगे द्रौपदी का चीर। ठीक है, महाभारत से लिया गया कथन है ये। ठीक है, तो अत्यधिक विस्तृत होना, द्रौपदी का चीर होना। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगली हम इस वीडियो को द्रौपदी का चीर नहीं करेंगे, यानी कि ज़्यादा विस्तृत नहीं करेंगे। कम समय में हमारा जो काम है, हमारा जो लक्ष्य है कि कम से कम समय में आपका रिवीजन करा सकें और आप अपना मूल्यांकन भी कर सकें। ठीक है,
पूछ रहा है दोस्तों, बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो ज़्यादा समय नहीं लेना है इसमें। जो बुढ़ापा है दोस्तों, इससे एक भाव पैदा होता है, इस प्रकार ये हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। कई बार पूछा जाता है ये बुढ़ापा शब्द, ठीक है। तो आपका बुढ़ापा आने वाला है, सभी का आएगा, तो वो दोस्तों एक हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। बढ़ेंगे आज के 13वें प्रश्न में, और 13वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से सेना का पर्यायवाची शब्द है? विकल्प हैं घटक, कटक, तारक, दक्षक। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ आपने इसको कर लिया होगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है इससे, घटक से। इसका हो जाएगा दोस्तों कटक, ठीक है। कटक हो जाएगा सेना का पर्यायवाची। बहुत बार पूछा जाता है ये, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 14 में हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है? विकल्प हैं एक सड़क, 57 गलियां, सर्पगंधा, 52 नदियों का संगम, आकाश कितना अनंत है। तो दोस्तों ये तीनों की तीनों रचनाएं शैलेश मटियानी की हैं, और ये रचना ये शैलेश मटियानी की नहीं है। ये आपने कमेंट करके बताना है कि ये रचना किसकी है, ठीक है। इसको आप ढूंढिए और फिर बताइए कि ये रचना किसकी है, ठीक है। सर्पगंधा, 52 नदियों का संगम, आकाश कितना अनंत है, सारी की सारी शैलेश मटियानी की हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 की ओर हम अग्रसर होते हुए, और पूछ रहा है यहाँ पे, आवाहन शब्द का विलोम शब्द क्या है? अनुवर, अवरोह, अनाहार, विसर्जन। तो दोस्तों अगर आपको 50 महत्वपूर्ण विलोम शब्दों के वीडियो आपने नहीं देखी है अभी तक, एक बार जाके जरूर देखिए। जो प्रीवियस पेपरों में पूछे गए 50 विलोम शब्दों का मैंने एक वीडियो बनाया है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है वो, मुझे लगता है 25 मिनट के आसपास की है, तो एक बार जाके जरूर देखिएगा। और साथ ही 50 शब्दों मैंने उनकी बनाई है जो अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, तो उनकी भी 50 शब्दों का मैंने बनाया है वीडियो, तो एक बार जाके जरूर देखिएगा आप, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आवाहन शब्द का विलोम होता है दोस्तों विसर्जन करना, ठीक है। आवाहन का अर्थ हो गया एक प्रकार से किसी को बुलाना, ठीक है, आहूत करना, ठीक है। तो और विसर्जन का हो जाएगा किसी का क्या करना है, विसर्जित करना। हम जैसे बोलते हैं गणेश विसर्जित करते हैं, ठीक है। तो विसर्जन का मतलब, विसर्जन आप समझते ही होंगे क्या हो गया। तो आह्वान का आप ध्यान रखेंगे, आह्वान का विलोम होता है विसर्जन। प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हुए, और प्रश्न नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे इसको आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। अनुस्वार किसे कहते हैं? विकल्प हैं आपके सामने, विसर्ग, अयोगवाह, अनुनासिक, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसको आपने ध्यान से देखना है दोस्तों। एक हमारे जो वर्णमाला है या स्वर हैं, उसमें आपको दिखेगा एक है ये अंग, इसको बोलते हैं। और दोस्तों ये है एक, क्या बोलते हैं इसको, अंग, और आहा इसको बोला जाता है। तो जो ये अंग है इसको बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये है अनुस्वार, और ये हो गया दोस्तों, क्या हो गया, ये विसर्ग, ये हो गया विसर्ग। इन दोनों को मिलकर, ये जब दोनों मिल जाते हैं, इन दोनों को मिलकर बोलते हैं क्या, अयोगवाह। इन दोनों को बोला जाता है अयोगवाह, अयोगवाह। ध्यान रखना, आपको बहुत कन्फ्यूजिंग है। जो ये अंग है इसको बोलते हैं अनुस्वार, आह जिसको बोलते हैं अंग आह, ठीक है, ये हो गया विसर्ग, जिसके साथ विसर्ग लगा हुआ है। उसके बाद इन दोनों को मिलकर बोलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह का अर्थ होता है ना ये स्वर है ना ये व्यंजन है, अर्थात जिसको जरूरत होती है ये उनके साथ लग जाते हैं, तो ये हो गया अयोगवाह। अब आपको ध्यान रखना है, जो अनुनासिक है, अनुनासिक वह स्वर या वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है, ठीक है। और अब जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है उसमें प्रयोग होता है दोस्तों ये अंग, ठीक है, यानी कि अनुस्वार, अनुस्वार उसमें प्रयोग होता है, ठीक है। और उनको क्या बोलेंगे हम, अनुनासिक को क्या बोलते हैं कि जिनके उच्चारण में मुख और नाक से प्रयोग होता है, जिनके उच्चारण में, उनको हम बोलते हैं अनुनासिक। और अनुनासिक में प्रयोग होता है किसका, किसका होगा, अंग का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है अनुस्वार, अनुस्वार यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों अनुनासिक, ठीक है। क्योंकि अंग को क्या बोला जाता है, अनुस्वार बोला जाता है, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था अंग को बोलते हैं अनुस्वार, और अनुनासिक के प्रयोग में जो अनुसार क्या बोलेंगे, अनुनासिक वर्ण है उनके उच्चारण में मुख और नाक से जो ध्वनि निकलती है, और अंग के उच्चारण में भी निकलती है, ठीक है। तो यही दोस्तों ये हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सुनने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा हो तो एक बार इसको दोबारा सुन लेना, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करते हुए चलिए। बढ़ेंगे 17वें प्रश्न की ओर, और पूछ रहा है यहाँ पे, मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी। तो मैंने कल ही आपको 2 की ट्रिक तो बताई थी, ठीक है। तो आपको एक की ट्रिक और ध्यान रखनी है, बिहारी,
जो ये जो मगही है ये बिहारी की उपभाषा है, और बिहारी के अंदर आपको ध्यान रखना है कि भोजपुरी मैम, आपको ध्यान रखना है भोजपुरी मैम बिहार गई, ठीक है। भोजपुरी मैम बिहार गई, यानी कि बिहारी जो हिंदी है उपभाषा है उसके अंदर कौन सी आ गई, एक तो भोजपुरी हो गई, मैम से हो गया मैथिली और मगही, तो ये हो गया आपका बिहारी उपभाषा के अंतर्गत। और पूर्वी हिंदी का मैंने आपको कल बताया था कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी है, ABC, यानी कि कौन सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और पश्चिम हिंदी में हमने देखा था क्या, पश्चिम के बाबू ने कन्नौज के कौरवों पर वज्र फेंके, क्या था, पश्चिम के बाबू ने कन्नौज के कौरवों पर वज्र फेंके, जिसमें कि सारी आ गई हैं, और कल की वीडियो एक बार देखेंगे तो वहाँ पे मैंने सारा इसको एक्सप्लेन किया है। प्रश्न नंबर 18वें की ओर हम बढ़ते हुए, और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। अधोगति में उपसर्ग है, विकल्प है अध, अधोगति या फिर अधा, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है यहाँ पे ये हो जाएगा विकल्प डी। अब कैसे हो जाएगा इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए दोस्तों। विसर्ग जो संधि है उसका एक क्या है, नियम है। विसर्ग संधि का नियम क्या है कि यदि विसर्ग के बाद, यानी कि विसर्ग के बाद क्या हो जाए, या तो आ जाए, आ हो जाए, या फिर कोई भी सघोष वर्ण, आपको ध्यान रखना है, कोई भी सघोष वर्ण आएगा, तो विसर्ग का दोस्तों क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, विसर्ग का हो जाएगा ओ। ध्यान से सुनिए, विसर्ग संधि का एक नियम है कि यदि विसर्ग के बाद या तो आ है, स्वरों में केवल आ है, या फिर कोई भी अन्य सघोष वर्ण है, तो जो विसर्ग है दोस्तों इसका हो जाएगा ओ, ठीक है, इसका हो जाएगा ओ। सघोष वर्ण में आपने देखना है कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है ये दोस्तों क्या होता है, सघोष होता है। साथ ही य, र, ला, व और हा, आपको ध्यान रखना है कि य, र, ला, व अंतस्थ व्यंजन है, और अंतस्थ व्यंजन के साथ में हा, ठीक है, जो कि ऊष्म व्यंजन है, ये भी सघोष वर्ण होता है। तो आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि यदि विसर्ग के बाद अ या फिर सघोष वर्ण, अब सघोष वर्ण में ही अंतस्थ व्यंजन आ गए हैं और हा भी आ गया है, तो अगर आएगा तो जो विसर्ग है ये हो जाएगा दोस्तों ओ। अब कैसे हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं। जैसे ये पूछ रहा है अधोगति, तो जो अध, ये दोस्तों जो संधि हुई है अध प्लस गति में हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे विसर्ग आ गया है, विसर्ग के बाद है गा, हमने क्या बोला, सघोष वर्ण, और सघोष वर्ण में हमें अभी देखा कि कौन कौन सा होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। इस गा को देखेंगे आप तो इसका जो क्रम है दोस्तों ये तीसरा है, ठीक है। और जब तीसरा हो गया तो हमने क्या देखा था कि जो विसर्ग है इसका ओ हो जाएगा, ठीक है। तो जब विसर्ग का ओ हो जाएगा तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ओ हो गया। अब क्या बन गया, ये अधोगति, ठीक है। तो बड़ा अच्छा नियम है, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। इसको एक बार और सुनना और यहीं पे आपका ये जो डाउट है ये क्लियर हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। अगर इसका और उदाहरण एक बार देखना है और तो जैसे एक आता है, बार बार पूछा जाता है मनः हर, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर विसर्ग के बाद कोई भी सघोष वर्ण में हमने देखा कि य, र, ला, व और हा भी जो है सघोष है, तो इस प्रकार क्या हुआ, जैसे ये स्थिति बनेगी तो क्या हो जाएगा, जो विसर्ग है ये कट जाएगा और इसका ओ हो जाएगा, तो क्या हो गया दोस्तों, मनोहर हो गया। सिंपल सा है, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। और वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगेगी, प्रयास अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए दोस्तों, ठीक है, ये अति आवश्यक है। प्रश्न नंबर 19वां पूछ रहा है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वाक्य में अलंकार कौन सा है, रूपक, अनुप्रास, श्लेष, उपमा। तो दोस्तों वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें जो अलंकार है दोस्तों ये हो जाएगा कौन सा, अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार में भी प्रकार आता है दोस्तों लाटानुप्रास, कौन सा, लाटानुप्रास। यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई भी वाक्य या शब्द की आवृत्ति हो जाए, यानी कि कोई भी वाक्य या कोई भी शब्द दोबारा रिपीट हो जाए लेकिन उसका दूसरी बार रिपीट होने में उसका भाव बदल जाए, उस शब्द का अर्थ नहीं बदल रहा है, यहाँ पे केवल भाव बदल रहा है। जैसे यहाँ पे दोस्तों ये मनुष्य है, ये एक बार यहाँ पे आ गया है
और एक बार यहाँ पे आया है मनुष्य, मनुष्य 2 बार आया है। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला मनुष्य है इसका मतलब है इंसान, कि वही इंसान है। और दूसरा है मनुष्य के लिए मरे, यानी कि इंसानियत। यहाँ पे दोस्तों इसका मतलब हो गया इंसानियत। और यहाँ पे हो गया दोस्तों पहले वाले में क्या हो गया, केवल इंसान। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंसान का भाव बदल गया है, यानी कि इंसानियत जो है केवल वाक्य में क्या है, दूसरी बार में भाव बदला है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा लाटानुप्रास। एक बहुत ही फेमस वाक्य आता है बार बार कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। ठीक है, तो वहाँ पे वही कह रहा है कि अगर पूत कप यानी कि पुत्र कपूत है तो तब भी धन संचय करके कोई फ़ायदा नहीं है, उसने उड़ा देना है। और पूत सपूत है तो तब भी धन संचय करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो खुद ही कमा लेगा अपने लिए। तो वहाँ पे जो अर्थ है, वो जो वर्ड है उसका केवल भाव परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न में, और आज का आखिरी प्रश्न। और वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आपके लिए भी एक प्रश्न है जो आपको कमेंट करके आंसर करना है। तो इससे आपका सीरियसनेस का भी पता चलेगा, और मैं इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूंगा कि आपके सामने मैक्सिमम चीज़ों को ला पाऊँ। ठीक है, तो अपनी सीरियसनेस भी दिखाइए कि आप कितने सीरियस हैं अपने गवर्नमेंट जॉब के प्रति, आपके एग्ज़ाम के प्रति। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 20वां आपके सामने है। निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? चाय, रिक्शा, सरकार, कैंची। तो उम्मीद करता हूँ इसका सभी ने आंसर किया होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो चाय है वो किस भाषा का है, वो है चीनी भाषा का शब्द। ठीक है, रिक्शा की बात करते हैं तो जापानी हो गया। ठीक है, और साथ ही अगर हम बात करें सरकार, तो सरकार हो गया दोस्तों फारसी, सरकार फारसी भाषा का शब्द हो गया। और कैंची हो गया दोस्तों तुर्की भाषा का। तो आप ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का जो आंसर है ये हो जाएगा कैंची। जो कैंची है वो तुर्की भाषा का है। तुर्की भाषा का एक और आता है दोस्तों जो उर्दू हो गया, ये पूछा जाता है बार बार। तो उर्दू किस भाषा का है, तो तुर्की भाषा का हो जाएगा। साथ ही अगर हम देखें तो आज का आपके लिए प्रश्न है, आपने बताना ही, आपका गृह कार्य हो गया, होमवर्क हो गया, कि राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था। तो जो भी लोग सीरियस हैं और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और मेरे साथ जुड़े रहकर हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो इसका आंसर अवश्य करिएगा। एक बार मैं आपकी सीरियसनेस को भी देखूंगा, और फिर दोस्तों ऐसे ही मैं प्रयास करता रहूँगा कि आपके लिए मैक्सिमम चीज़ें मैं इन्हीं 20 प्रश्नों के माध्यम से कराने का प्रयास करूं, ताकि आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और कुछ क्या, आपको किताबों से तो पढ़ना ही है, खैर है ना, उनके बिना तो नहीं चल सकता काम। बट ये है कि मैं मैक्सिमम यहाँ पे कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले भाग में, यानी कि भाग 6 में मिलेंगे। तब तक मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर आपको प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके अवश्य जाइएगा। साथ में अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करिए। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।